हेलो दोस्तों, कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो आप लोगों का पार्ट 2 2011 के पेपर करवाया जा रहा था, वो क्लास दोस्तों आप लोग कंप्लीट नहीं हो पाई थी और बीच में क्लास बंद हो गई थी। आगे हम दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कराया गया था, पौधों में जल हानि यानी कि वाटर लॉस जो होता है दोस्तों, वो उसका मतलब वो कहाँ कहाँ से होता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन से स्टोमेटा, सेल वॉल, मेजोफिल सेल्स, स्टोमेटा एंड हाइडेड थॉट्स, बोथ एंड बी, सेल वॉल और मेजोफिल एंड हाइडेड थॉट्स। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि वाटर लॉस जो होता है दोस्तों वो स्टोमेटा से भी होता है, सेल वॉल से भी होता है और मेजोफिल सेल से भी होता है और हाइडे थॉट्स से भी होता है। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधों में दोस्तों वेपर फॉर्म में इन सभी से होता है और इसी को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। इसके अलावा इवापोरेशन जो होता है दोस्तों, इवापोरेशंस में दोस्तों क्या होता है, जो सॉइल सरफेस होती है, नदी, तालाब, झरने और वाटर बॉडी यानी कि अदर वाटर बॉडी से होने वाला वेपर फॉर्म में लॉस जो होता है इवापोरेशन कहलाता है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इवापो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इवापो ट्रांसपायरेशन क्या होता है। जहाँ पे ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन दोनों घटनाएं घटित होती हैं उसी को इवापो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में रंध्र स्टोमेटा के बंद होने में सहायक हार्मोन है, बताना है। काइनेटिन, एब्सिसिक एसिड, IAA और इथाइलिन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधों के रंध्र बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड। कौन सा होगा दोस्तों, एब्सिसिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, बी होगा। दोस्तों इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो थी दोस्तों किसने की थी, इसके खोजकर्ता जो थे, इसकी खोज कांस एवं एडिकोट, किसने की थी, एडिकोट ने। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे खोजा गया था, ये कपास की पंखुड़ियों में जो पुष्प कलियाँ होती हैं दोस्तों, कपास की पुष्प कलियों में दोस्तों इसकी खोज कांस एंड एडिकोट ने की थी। ठीक है, और ये पर्णरंध्रों के बंद होने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पत्तियों के बिलगन तथा कलियों व बीजों की प्रसुप्ति के लिए यानी कि डॉर्मेंसी जो पाई जाती है उसके लिए भी ये उत्तरदायी हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे भाग में सर्वाधिक होता है, शैवाल कोशिकाओं में, एल्गी सेल्स में, जीरोफाइटिक यानी मनुष्यलीय पौधों में, मेसोफाइटिक या जलीय पौधे में। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा मेसोफाइटिक पौधे। कुछ लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे कि जीरोफाइटिक होगा या फिर जलीय पौधे हाइड्रोफाइटिक होगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मेसोफाइटिक। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो मेसोफाइटिक पौधों में होता है यानी कि मेसोफाइटिक प्लांट्स में होता है, क्योंकि सर्वाधिक पर्णरंध्र जो होते हैं दोस्तों स्टोमेटा इन्हीं पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मेसोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों उन क्षेत्रों में मुख्यतः उगते हैं जहाँ की जलवायु ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा नम, यानी कि ना जहाँ पे जलवायु जो होती है दोस्तों ना ज़्यादा शुष्क होती है और ना ज़्यादा ही नम, उन क्षेत्रों में दोस्तों मेसोफाइटिक प्लांट उगते हैं। और इनकी पत्तियों की दोनों सतहों पर दोस्तों, ऊपरी और निचली सतहों पर
दोस्तों क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। सामान्यतः जो बात की जाए दोस्तों, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है। और जलीय पौधों की बात की जाए या मरुस्थलीय पौधों की बात की जाए तो इसमें पर्णरंध्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम बताएंगे स्टोमेटा और लेंटिकल्स में अंतर, कि क्या स्टोमेटा और लेंटिकल्स में अंतर है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों दिया गया था ये क्वेश्चन। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। आइए आप क्वेश्चन कहीं पे हो दोस्तों, आप लोग हम बता देते हैं कि स्टोमेटा और लेंटिकल्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस है स्टोमेटा और लेंटिकल्स में। दोस्तों स्टोमेटा, सबसे पहले लेंटिकल्स की बात कर ली जाए। दे आर लेंस शेप्ड ओपनिंग, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन द ट्रंक आर स्टेम ऑफ ट्री। ये लेंटिकल्स जो होते हैं दोस्तों, ये लेंस के शेप के होते हैं और पौधों के तने में या तने पर पाए जाते हैं। और जो पुराने तने होते हैं दोस्तों, उन्हीं पे लेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, लेंस टाइप होता है। स्टोमेटा क्या होता है, दे आर बीन शेप्ड, यानी कि ये सेम के बीज के आकार के होते हैं। ओपनिंग द प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, और ये कहाँ पे खुलते हैं, पत्तियों की निचली सतह पे खुलते हैं। लेंटिकल से दूसरी बात की जाए दोस्तों तो दे आर फॉर्म ड्यू टू दे आर फॉर्म ड्यू टू लॉसिंग ऑफ द एपिडर्मल एंड कॉर्टिकल टिश्यू। क्या होता है दोस्तों, लेंटिकल से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो होता है इन्हीं लेंटिकल्स के माध्यम से होता है। लेंटिकल्स दोस्तों फलों में भी पाए जाते हैं, और जो फल होते हैं दोस्तों उस पर भी लेंटिकल्स मिलते हैं और तनों पे भी देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है दोस्तों, एक स्पेशलाइज्ड होता है एपिडर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है। गार्ड सेल्स आर एब्सेंट, इसमें गार्ड सेल्स नहीं पाई जाती हैं। अभी आप लोग बताएंगे गार्ड सेल्स कहाँ पे होती हैं। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट स्टोमेटा में। ठीक है। दीज ओपनिंग आर नॉट रेगुलेटेड। जो लेंटिकल्स होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इनके खुलने में कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं। दीज ओपनिंग आर रेगुलेटेड, और इनका नियंत्रण जो होता है वो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन के द्वारा दोस्तों इनका नियंत्रण होता है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये यही बात मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। इनके माध्यम से क्या होता है, वेस्ट का जो होता है दोस्तों रिमूवल होता है। एंड और बात कर ली जाए, आल्सो प्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसों का जो आदान प्रदान होता है आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू के बीच, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो लेंटिकल्स के माध्यम से होता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, दे हेल्प ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन, आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट। दोस्तों एक्स्ट्रा वाटर जो होता है पौधों में, वो मतलब वेपर फॉर्म में जो बाहर निकलता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वो स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। दे आर यूजली फाउंड इन ओल्ड स्टेम। दोस्तों मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, पुराने पौधों पे देखने को मिलते हैं। दे आर यूजली फाउंड इन दी लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ये क्या होता है, नए तनों पे और पत्तियों पे देखने को स्टोमेटा मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों और हम समझेंगे इसके बारे में। ये दोस्तों आप लोगों को जो इमेज दिखाई गई है, ये यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यही लेंटिकल्स हैं, और इस साइड में जो दिए गए हैं ये क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है। ये पुराने तनों पे बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुराने तनों पे दोस्तों ये इस तरह की संरचना बन जाती है, इसी को लेंटिकल्स कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो बाहरी वातावरण है और इंटरनल जो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, वो इन्हीं के माध्यम से होता है, और वेस्ट का जो उत्सर्जन होता है वो पौधों में इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है। इधर स्टोमेटा दिया गया है। ये यहाँ पे दोस्तों गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं। ये जो यहाँ पे दिखाई गई हैं दोस्तों, ये
ये जो संरचना है ये गार्ड सेल्स है, ये रिक्तिका है, ठीक है, और ये आउटर वॉल है, ये एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरी लवक हैं, इनर थिक वॉल है, और ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, स्टोमेटल पोर है, ठीक है। ये है एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और लेंटिकल्स का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वात निरपेक्ष एरोबिक श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीबायोटिक, कार्बोनोबायोटिक, अमीनोबायोटिक, अलाप दीपक। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीबायोटिक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वात निरपेक्ष एरोबिक श्वसन जो होता है उसे ऑक्सीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑक्सी श्वसन होता है दोस्तों, इसे वायुव्य श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे ऑक्सीबायोटिक भी कहते हैं क्योंकि इसकी क्रिया से दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल से जो स्वतंत्र ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग करके क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का दोस्तों पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण होता है आवश्यक नहीं है? प्रजनक बीज, प्रमाणिक बीज, आधारीय बीज, पंजीकृत बीज। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके लिए प्रमाणीकरण है वो आवश्यक नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जो होते हैं दोस्तों इनके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रजनक बीज दोस्तों वे बीज होते हैं जो कि पादप प्रजनक की निगरानी में या किसी संस्था की निगरानी में इन्हें उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये मतलब पादप प्रजनक की देखरेख में होने के कारण दोस्तों इनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये काफ़ी कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो सीड टैग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे उन टैग के बारे में दिखाया गया है कि कौन से बीज में किस प्रकार का टैग पाया जाता है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रीडर सीड दिया गया है। ये ब्रीडर सीड की बात की जाए, ब्रीडर सीड है अ गोल्डन येलो टैग। ब्रीडर सीड में जो होता है यानी कि प्रजनक जो बीज होते हैं इनमें जो टैग होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। फाउंडेशन बीज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, टैग वाइट टैग होता है। रजिस्टर्ड बीज की बात की जाए दोस्तों, सीड की बात की जाए तो इसमें पर्पल कलर का टैग होता है। सर्टिफाइड में होता है ब्लू, ठीक है। दे आर लेबल्ड विद डिफरेंट कलर टैग आर सिलेक्शन ऑफ 5 सीड। 5 प्रकार के टैग जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार के टैग हैं, ब्रीडर के, फाउंडेशन के, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि फाउंडेशन बीज जो होता है दोस्तों और सर्टिफाइड सीड दोनों के लिए दोस्तों क्या होता है, पृथक्करण की दूरी अलग अलग होती है। तो गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन के लिए दोस्तों पृथक्करण की जो दूरी है वो कितनी होती है? 3 मीटर। आइए देखते हैं कुछ बीज और उनके पृथक्करण की दूरियां। यहाँ पे दोस्तों क्रॉप दी गई है, इधर पॉलिनेशन दिया गया है और पृथक्करण की दूरी दी गई है। गेहूं में जो होता है दोस्तों, चाहे फाउंडेशन सीड की बात की जाए, सर्टिफाइड सीड की बात की जाए, दोनों में क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो 3 मीटर रखी जाती है। जौ की दोस्तों बात की जाए, जौ में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें भी दूरी जो होती है 3 मीटर फाउंडेशन सीड और 3 मीटर सर्टिफाइड सीड। इसी प्रकार धान में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें भी फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड की दूरी जो होती है वो 3 मीटर रखी जाती है। ज्वार जो होता है ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन इसमें दूरी जो होती है फाउंडेशन सीड की 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड की बात की जाए तो दोस्तों जो दूरी होती है वो 100 मीटर रखी जाती है। मक्का एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसमें जो होता है फाउंडेशन सीड की जो दूरी होती है आइसोलेशन वो 400 मीटर और सर्टिफाइड सीड में 200 मीटर रखी जाती है। बाजरे में दोस्तों ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें फाउंडेशन सीड की जो दूरी होती है वो 1000 मीटर और सर्टिफाइड सीड की जो दूरी होती है वो 200 मीटर रखी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? 95% मान्य पूछा गया है। किसके बीज के लिए भौतिक शुद्धता जो है वो 95% मान्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा क्या? गाजर। गाजर के लिए फिजिकल प्योरिटी जो है वो 95% वैलिड है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों की जिनकी फिजिकल प्योरिटी की बात की जाए तो पालक जो होती है दोस्तों, पालक में फिजिकल प्योरिटी जो होती है वो कितनी होती है? 96% होती है दोस्तों। वहीं पे मूंगफली की बात की जाए दोस्तों, मूंगफली में फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 96% होती है। सोयाबीन, चुकंदर, जूट में कितनी होती है फिजिकल प्योरिटी? ये 97% तक होती है। कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली की जो फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय में फिजिकल प्योरिटी 99% तक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर। यहाँ पे सी गलत लग गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गाजर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? उन्नतशील किस्म, आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। चाहे उन्नतशील किस्म की बात की जाए या आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता की बात की जाए या निर्धारित अंकुरण, इन सभी के लिए बीज का प्रमाणीकरण जो है वो आवश्यक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, परिपक्व बीज में केंद्रक के प्रेसिडेंट यानी कि बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, कारुंकल, या फिर एंडोस्टोम या एंडोथेलियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? परिपक्व बीज की बात की गई है। बताइए क्या होगा? पेरिस्पर्म। आइए अभी आप लोगों को बताते हैं क्या होता है पेरिस्पर्म। परिपक्व बीज में केंद्रक के पेरिस्टेंट यानी बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। ये दोस्तों इमेज जो है ब्लू कलर का जो दिखाया गया है ये मैच्योर सीड है। मैच्योर सीड का ये ब्लू कलर वाला जो हिस्सा है यही पेरिस्पर्म है। ठीक है, ग्रीन कलर वाला ये एम्ब्रायो है और ये एंडोस्पर्म है। दोस्तों ये जो पहला सीड दिखाया गया है यहाँ पे, ये वाला, ये प्री फर्टिलाइजेशन सीड है। इसमें ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं। इसमें दोस्तों येलो कलर का जो हिस्सा दिखाया गया है ये क्या है? एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। और जो ग्रीन कलर का है ये एम्ब्रायो है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? और जो ये स्काई ब्लू कलर है दोस्तों ये पेरिस्पर्म है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये एम्ब्रायो को दोस्तों यहाँ पे विकास हो रहा है और इसके जो बाहरी परत है येलो कलर की, इसे क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण पोष जो होता है दोस्तों, यही भ्रूण के लिए दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करता है और इसका जो संवहन होता है यानी वहाँ पहुँचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो उसके लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी होता है? बताइए। उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है पेरिस्पर्म। ठीक है,
भ्रूणपोष का दोस्तों क्या कार्य होता है? न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करना, और उनको अवशोषित कौन करता है? भ्रूणपोष करता है, लेकिन उनको पहुंचाने का जो कार्य होता है दोस्तों भ्रूण तक, वो कौन करता है? पेरिस्पर्म करता है। पेरिस्पर्म जो होता है ये न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ इमेज में दिखाया गया है दोस्तों। ये एक डाइकॉट है, बीन एक डाइकॉट सीड है, और इसमें एम्ब्रियो के बारे में दिखाया गया है। ये इधर कॉर्न सीड है जो कि मोनोकॉट होता है। इसमें कहाँ पे कॉर्डिडॉन्स है और कहाँ पे सीड कोट है, कहाँ पे रेडिकल है, हाइपोकोटाइल कहाँ पे है और ईपीकोटाइल कहाँ पे है दोस्तों, ये अलग अलग इमेज में स्पष्ट रूप से दिखा दिए गए जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये पेरिस्पर्म, यहाँ पे आप लोगों को हम समझा रहे हैं पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म जिसे हिंदी में परिभ्रूणपोष कहा जाता है, और एंडोस्पर्म जो होता है इसे भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। पेरिस्पर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका जो निर्माण होता है पेरिस्पर्म कहाँ से होता है? न्यूक्लियस से होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इमेज में अभी दिखाया भी था। ठीक है। एंडोस्पर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो एंडोस्पर्म होता है ये ओरिजिनेटेड होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ठीक है। और प्योरली मैटरनल होता है, यानी कि पूर्णतः या मात्रात्मक होता है, और इसमें 2/3 हिस्सा जो होता है सिर्फ एंडोस्पर्म में वो मैटरनल होता है। कंटेंस डिप्लॉयड सेल, इसमें द्विगुणित सेल्स पाई जाती हैं, जबकि एंडोस्पर्म में होता है ये कंटेंट ट्रिप्लॉयड, यानी कि इसमें त्रिगुणित सेल्स पाई जाती हैं। फाउंड सराउंडिंग एंडोस्पर्म, ये जो अभी मैंने दिखाया था स्काई ब्लू कलर का जो था दोस्तों, वो हिस्सा पेरिस्पर्म था, और ये एंडोस्पर्म के चारों तरफ पाया जाता है। फाउंड सराउंडिंग द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को जो घेर के रखता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो को जो घेर के रखता है यानी कि भ्रूण को, वो भ्रूणपोष होता है। जो येलो कलर का मैंने अभी दिखाया था दोस्तों वो है एंडोस्पर्म। यूजुअली ड्राई होता है दोस्तों, यूजुअली ड्राई यानी कि ये शुष्क होता है, और यूजुअली सॉफ्ट होता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या होता है? ड्राई होता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों काली मिर्च जो होती है यानी कि ब्लैक पेपर जो होता है दोस्तों, उसे अगर आप लोग तोड़ेंगे तो देखेंगे कि अंदर की जो संरचना होती है बिल्कुल शुष्क होती है। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसका है? ये एग्जाम्पल है पेरिस्पर्म का। न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय द एंडोस्पर्म, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो एंडोस्पर्म करता है, और उनको पहुंचाने का दोस्तों एम्ब्रियो तक कार्य कौन करता है? वो पेरिस्पर्म करता है। अभी मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था। फाउंड ओनली द सेवरल फैमिलीज, ये जो होता है कुछ फैमिलीज में पाया जाता है, चेनोपोडेसी, कैनियसी और कायरोफाइलेसी, जबकि एंडोस्पर्म जो होता है ये फाउंड इन द मोस्ट ऑफ सीड, ये ज़्यादातर फसलों में देखने को, ज़्यादातर फैमिलीज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप इंक्लूडिंग शुगर बीट, कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर। ठीक है। जो पेरिस्पर्म होता है ये शुगर बीट, कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है। वहीं पे बात कर ली जाए एंडोस्पर्म की तो इंक्लूडिंग द ग्राउंडनट, टोमेटो एंड सीरियल ग्रेन्स। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? एच.एस. प्रूर्थी, एच.एस. लेफ्रॉय, रोनाल्ड रॉस, एस. प्रधान। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार दोस्तों एच.एस. प्रूर्थी। कौन थे दोस्तों? एच.एस. प्रूर्थी, जिनका पूरा नाम दोस्तों क्या था? डॉक्टर हेम सिंह प्रूर्थी। ठीक है। नासी जीव यानी कि वायवेदियों एवं खरपतवारों द्वारा होने वाली अत्यधिक क्षति को संज्ञान में दोस्तों लेते हुए भारत सरकार ने 1946 में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग वानस्पतिक संरक्षण, संक्रमण, वनस्पति निषिद्ध एवं गोदाम निदेशालय की स्थापना फरीदाबाद में दोस्तों की थी। और इसी के पहले जो निदेशक थे वो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर हेम सिंह प्रूर्थी थे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कपास में सीरियस सकिंग पेस्ट कौन सा है? लीफ हॉपर, चीतीदार सुंडी, गुलाबी सुंडी या अमेरिकन सुंडी। दोस्तों कपास में सीरियस सकिंग पेस्ट पूछा गया है। आप लोग बताएंगे सीरियस सकिंग पेस्ट कौन सा है? देख के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कपास में गंभीर जो सकिंग टाइप होता है जी वो कौन सा होता है? लीफ हॉपर। कपास में लाल कीड़ा जो होता है
जिसके चुभाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। चुभाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। वो दोस्तों कौन सा होता है? लीफ हापर। एक मिनट दोस्तों, बता रहे हैं। वन मिनट।